हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो आपकी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है या मैं कहूं लिक्विड ऑक्सीजन है, वो आपके ऑक्सीजन प्लांट की मदद से कैसे बनाई जाती है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। नाइट्रोजन जो है आपकी 78% है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस का जो मिक्सचर है वो 0.98% है। और वाटर वेपर्स हैं जो आपके वो कितने हैं, 2% है। ऑलराइट, अब जो हमारे लंग्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करने में। ठीक है, अगर हमारे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ कोई भी मेडिकल सिचुएशन बन जाती है, जहाँ कोविड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन है जो लिक्विड की फॉर्म में स्टोर की गई होती है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को स्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज किया जाता है। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर अलग अलग साइज में आता है डिपेंडिंग अपॉन देयर वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम की आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए उसके बेस के ऊपर आपको अलग अलग सिलेंडर्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर के बारे में लिखा हुआ जो कि कितना होता है, 1.5 मीटर का होता है और ये कितनी ऑक्सीजन स्टोर करता है, 7800 लीटर को ऑक्सीजन को स्टोर करता है। जो ऑक्सीजन भी कौन सी, लिक्विड ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन बनाने के अलग अलग तरीके हैं। एक केमिकल मेथड होता है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलिसिस मेथड होता है और बहुत सारे मेथड हैं। उनमें से आपका एक प्लांट की मदद से भी ऑक्सीजन बनाई जाती है। जो प्लांट की मदद से ऑक्सीजन बनाई जाती है ये कमर्शियली बनाई जाती है और ये सस्ती पड़ती है बाकी मेथड से। तो आज हम देखेंगे कि जो प्लांट लगा होता है ऑक्सीजन का वो किस तरह से ऑक्सीजन बनाता है, उसको हम ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम ऑक्सीजन प्लांट को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपकी एयर है। इन्वायरमेंट से एयर को सक किया जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है एयर फिल्टर को। एयर फिल्टर क्या करता है, एयर को एक किस्म का फिल्टर करता है। फिल्टर में क्या रहेगा, इसमें यहाँ पे जितने भी आपके वाटर वेपर्स होंगे उनको, साथ में जो डस्ट होगी उनको ये क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। जैसे ये इसको फिल्टर करता है तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो एयर होती है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कंप्रेसर में। कहाँ से, इनलेट वाल्व की मदद से। जो कंप्रेसर होता है यहाँ पे आपका इनलेट पोर्शन होता है। इनलेट की मदद से कंप्रेसर में आपकी गैस जितनी भी आपकी होती है उनको उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद पिस्टन को यहाँ से प्रेस किया जाता है, यानी कि एनर्जी सप्लाई की जाती है और ये एनर्जी सप्लाई हो जाती है आपकी जो गैस आई होती है यहाँ पे एयर फिल्टर से। और ये गैस कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने के साथ साथ ये क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि आपने यहाँ से जो एनर्जी सप्लाई की है वो एनर्जी सारी किसके पास आ जाती है, इस गैस के पास आ जाती है और गैस आपकी क्या हो जाती है, वार्म अप हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो आपको गैस मिलेगी देखने को वो कौन सी गैस होगी, वार्म कंप्रेस्ड गैस होगी। अब जो हॉट कंप्रेस्ड एयर होती है उसको डिस्चार्ज वाल्व की मदद से ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रीजिंग यूनिट में और फ्रीजिंग यूनिट में लगाया होता है हमने लिक्विड नाइट्रोजन को। अब लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से हम हॉट कंप्रेस्ड एयर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है इसका जो टेम्परेचर रहता है 196 डिग्री सेल्सियस होता है। इस लिक्विड नाइट्रोजन के पास इतनी क्षमता होती है जो कोई भी चीज को क्या कर सकती है, फ्रीज कर सकती है। तो जैसे ही यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आती है तो यहाँ से एक क्या लगी होती है, आपकी फ्रीजिंग यूनिट लगी होती है और यहाँ से पास किया जा रहा होता है आपके लिक्विड नाइट्रोजन को। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने कि जो हॉट कंप्रेस्ड एयर है और लिक्विड नाइट्रोजन है इन दोनों को मिक्स नहीं किया जाता है। अगर मिक्स नहीं किया जाता तो फिर क्या होता है, देखिए इस तरह से आपकी दो पाइप्स लगी होती हैं। एक पाइप आपकी ये वाली होती है, इस पाइप की अंदर वाली पाइप से जो पास किया जाता है उसको हम पास करते हैं हॉट कंप्रेस्ड एयर को। और उसकी बाहर वाली जो पाइप होती है, इस पाइप की बात कर रहा हूं मैं, देखिए इस पाइप की अंदर से पास किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन को। इस वाली पाइप से, ये जो बाहर वाली पाइप है इसके अंदर से हम पास करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन गैस को। अब ये लिक्विड नाइट्रोजन गैस और हॉट कंप्रेस्ड एयर दोनों को जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो जो आपकी हॉट कंप्रेस्ड एयर है ये क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलती है कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, जिसका टेम्परेचर रहता है आपका नियर अबाउट -200 डिग्री सेल्सियस। और ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो होती है इसको शिफ्ट कर दिया जाता है सेपरेटर में। अब सेपरेटर नाम से ही पता चल रहा है इसका क्या काम होगा, ये कुछ पोर्शन जो होगा, जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है उनको सेपरेट कर लिया जाता है
इस चैम्बर के अंदर। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस चैम्बर के अंदर रिमूव किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि ड्राई आइस की फॉर्म में हम इसको रिमूव करते हैं। क्योंकि इसका टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ड्राई फॉर्म में निकाली जाती है। जो रेस्ट ऑफ गैस है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्री गैस होती है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एक्सपेंशन टरबाइन में। एक्सपेंशन वर्ड से ही पता चल रहा है, पहले हमने क्या किया था, गैस को कंप्रेस किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने से अब गैस क्या हो जाएगी, आपकी थोड़ी सी लिक्विफाई हो जाएगी। अब ये जो लिक्विफाइड एयर होती है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एयर डिस्टिलेशन कॉलम में। एयर डिस्टिलेशन कॉलम को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन केमिस्ट्री में यूज किया जाता है और आपको ये बात पता भी होगी, आपने घर में भी बहुत बार इसको यूज किया होगा। तो चलिए मैं पहले आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस समझा देता हूँ, डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है। अभी मैं आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस समझाने लगा हूँ। डिस्टिलेशन प्रोसेस समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से मदद से समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने वाटर और कोकोनट का मिक्सचर मिला के डाल दिया है, और जहाँ पे व्हाइट कलर का जो है वाटर है, और जो आपका ऑरेंज कलर है वो दिख रहा है, वो क्या है, ऑयल है। कौन सा ऑयल, कोकोनट ऑयल। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और कोकोनट ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 177 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं नीचे से इसको हीट करना शुरू कर दूं और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, तो जो वाटर होगा वो बॉयल करके उसके वेपर्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और इन वेपर्स को मैं कलेक्ट करके मुझे क्या मिल जाएगा, सारा का सारा वाटर मिल जाएगा। लेकिन आपका जो कोकोनट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 177 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जहां से मैंने जो हीट सप्लाई किया, ये कितना टेम्परेचर तक लेकर गई, सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाया। तो इसलिए जो कोकोनट ऑयल है ये बॉयल नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे कोकोनट ऑयल आपके बीकर के अंदर ही रह जाएगा। तो वेपर्स की फॉर्म में मैंने वाटर को कलेक्ट कर लिया है, और जो नीचे लिक्विड की फॉर्म में आपका क्या रह चुका है, कोकोनट ऑयल रह चुका है। इस तरह से मैंने दो मिक्सचर जो था, दो कंपोनेंट का, उनको मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो बेसिकली जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। मीन्स दो चीजों का मिक्सचर, जो जिनका दोनों मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, अलग होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर चला जाता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो नीचे ही रह जाता है लिक्विड की फॉर्म में। ये होता है आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब देखिए, जो लिक्विफाइड एयर थी इसको भेज दिया गया था एयर डिस्टिलेशन कॉलम में। अब एयर डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है, जो इस यहाँ पे आपकी जो एयर थी ये ऑर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई थी, जो कि किस में थी, लिक्विड फॉर्म में थी। अब जैसे ही ये एयर डिस्टिलेशन कॉलम में पहुंचती है तो यहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस को लगाया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में जब लगाते हैं तो जो नाइट्रोजन होती है इसका सबसे कम क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि -196 सेल्सियस होता है। जैसे ही इसको इतना टेम्परेचर पहुंचता है तो नाइट्रोजन आपकी बॉयल करके इसके वेपर्स बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ से हम नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑर्गन का होता है। नाइट्रोजन के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, किसका होता है, ऑर्गन का होता है, जो कि -186 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी थोड़ा सा इसके वेपर्स राइज करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ से हम ऑर्गन को रिमूव कर लेते हैं। पीछे बच जाती है आपकी ऑक्सीजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -185 डिग्री सेल्सियस, और इसलिए ये लिक्विड की फॉर्म में ही नीचे रह जाती है, और जहां से हम आपकी ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं, जो कि किस फॉर्म में होती है, लिक्विड ऑक्सीजन फॉर्म होती है। लिक्विड की फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है, और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो ऑक्सीजन है इसका जो टेम्परेचर है ये कितना है, -185, नियर अबाउट -150 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है लिक्विड ऑक्सीजन का। तो इस तरह से आपकी प्लांट की मदद से ऑक्सीजन बनाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा चीप होती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस या आपकी केमिकल मेथड्स। इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे आप घर में भी आप ऑक्सीजन बना सकते हो, आप केमिकल मेथड से भी घर में ऑक्सीजन बना सकते हो। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, जो नाइट्रोजन आपकी मिली है, यहाँ से आपके सिर्फ ऑक्सीजन ही, इस प्लांट की मदद से सिर्फ आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलती, बल्कि आपको नाइट्रोजन भी मिली है और आर्गन भी मिली है।
नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज किया जाता है। ऑर्गन्स की बात करें, ऑर्गन गैस जो है जो बेल्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब लिक्विड ऑक्सीजन मिली है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, तो इसको स्टोर करने के लिए स्पेशल कंटेनर्स होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए जो स्पेशल कंटेनर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक टैंक्स। एक तो मैंने आपको बताए थे पोर्टेबल लिक्विड ऑक्सीजन आपके टैंक्स होते हैं, या कंटेनर्स होते हैं, या सिलेंडर्स होते हैं। उसके अलावा आपके क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं, इनकी भी अलग अलग कैपेसिटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंटली जो क्रायोजेनिक वर्ड कौन सा वर्ड है, जो फिजिक्स का वर्ड है। अब क्रायोजेनिक मतलब क्या होता है, जब क्रायोजेनिक टेम्परेचर होता है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, कोई भी चीज का टेम्परेचर जो क्या हो 150 डिग्री सेल्सियस से लेके -273 डिग्री सेल्सियस तक, इस रेंज में किसी भी चीज का टेम्परेचर फॉल करता है तो उस टेम्परेचर को हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। एक चीज और याद रखना जी, क्रायोजेनिक टेम्परेचर जो -273 डिग्री सेल्सियस मैंने बोला है, इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी चीज को जब हम ठंडा करते हैं ना, तो ठंडा कैसे किया जाता है, उस चीज को कूल कैसे किया जाता है, उस चीज को फ्रीज कैसे किया जाता है। हम करते क्या है, मान लीजिए इस बॉडी को मुझे ठंडा करना है, इसको कूल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से जितनी भी एनर्जी होगी उसको रिमूव कर दूंगा, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, ये वो टेम्परेचर होता है जब हम कोई बॉडी की अंदर से सारी की सारी एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर से हम कोई भी एनर्जी को रिमूव नहीं कर पाते, मींस इसके पास जो एनर्जी बचेगी वो जीरो बचेगी। ऐसे ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अलग अलग तरीके हैं समझाने के। एक तरीके से मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में बता दिया। और क्रायोजेनिक टेम्परेचर क्या है, ये एक रेंज है। कौन सी रेंज, 150 डिग्री सेल्सियस, -150 डिग्री सेल्सियस से लेके -273 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर रेंज होती है, इसके अंदर कभी भी टेम्परेचर आ गया तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा, आपका क्रायोजेनिक टेम्परेचर होगा। इसी टर्म से आपको मिलते हैं क्रायोजेनिक टैंक्स। मींस ऐसे फ्यूल्स जिनका टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ऐसे फ्यूल्स को अगर मुझे स्टोर करके रखना है, ये फ्यूल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड फ्यूल्स। अगर आपको सुपर कूल्ड फ्यूल्स को स्टोर करके रखना है तो आपको किनका यूज करना पड़ेगा, क्रायोजेनिक टैंक्स का यूज करना पड़ेगा। और क्रायोजेनिक टैंक्स देखने में ऐसे होते हैं और इनकी कैपेसिटी ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन नीड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी नॉलेज मिले कि किस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन बनती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को SK मंडोत्रा जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।